नैना काफी सोच विचार करने के बाद आखिर में ये फैसला लेती है कि वह चेतन को एक मौका जरूर देगी। उसे बसंती चाची की बात भी याद आई थी कि अब की बार कोई भी गलती चेतन करेगा तो उसे माफ मत करना, डटकर मुकाबला करना। नैना मन में सोचती है कि अगर चेतन ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो ठीक है, और अगर नहीं बताया तो सतर्क रहने की जरूरत है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि सब कुछ वापस ठीक हो जाए। वो चेतन से बहुत प्यार करती थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। काश सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। ऐसा मन में सोचते सोचते नैना की आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। नैना गहरी नींद में सो रही थी। माँ जी जाकर दरवाजा खोलती हैं तो सामने चेतन मुस्कुरा रहा था। चेतन माँ जी का आशीर्वाद लेता है और सबकी खैर खबर लेता है। जैसे नैना की तबीयत, रानी की सगाई, माँ जी की तबीयत, खेती का काम, पंडित जी की तैयारी और इधर उधर की बातें करते करते 2 घंटे निकल जाते हैं। माँ जी चेतन को बढ़िया चाय पिलाती हैं। चेतन चाय पीकर फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर नहा धोकर वह नैना के कमरे में जाता है। नैना को बेफिक्र सोता देखकर उसे बहुत खुशी होती है। नैना की सेहत और अच्छी हो गई थी। पेट भी पूरा बाहर की ओर निकला हुआ था। चेतन की नज़र नैना पर अटक जाती है। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। चेतन का मन कर रहा था कि वह नैना के माथे को चूम ले, उसके पेट को छूकर अपने बच्चे को महसूस कर सके। पर वह जानता था कि नैना की नींद खुल जाएगी। वो उसे जगाना नहीं चाहता था। नैना इन सब से अनजान अपनी गहरी नींद में गुम थी। तभी पीछे से माँ जी की आवाज आती है, बेटा नाश्ता लग गया है, आ जाओ जल्दी। चेतन का मन तो नहीं कर रहा था पर उसे भूख भी जोरों से लगी थी। माँ जी के हाथ का नाश्ता, वह भी गर्मा गर्म, वह भी छोड़ नहीं सकता था। चेतन जल्दी से उठकर नाश्ता करने चला जाता है। माँ बेटा दोनों साथ में नाश्ता खाते हैं। फिर चेतन पंडित जी से मिलने का बोलकर गांव भ्रमण के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद नैना की नींद खुल जाती है। वह रोज की तरह उठकर फ्रेश होकर नहा धोकर पूजा करती है और अपने कान्हा जी से कहती है, कान्हा अभी तक आपने मेरी संभाल की है, आगे भी आप ही संभालना। चेतन आ जा रहे हैं, उनसे अच्छे से निभा पाऊं, इतनी शक्ति देना, पिछली सब बातों को भूलकर नई शुरुआत कर पाऊं। आज तक वह मेरा प्यार था पर अब वह मेरे बच्चे का पिता बनने वाला है, तो इस बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत फिर से कर सकूं। इतनी शक्ति देना भगवान, ये बच्चा अच्छे से हमारी दुनिया में आ जाए और इसके लिए जो भी करना पड़े उसे खुशी खुशी सहन कर सकूं। सहन शक्ति, धैर्य, हिम्मत आप आशीर्वाद के रूप में मुझे प्रदान करें। ऐसा मन में प्रार्थना करते हुए नैना रसोई की तरफ बढ़ जाती है। माँ जी नैना को देखते ही उसे चेतन के आने की खबर सुनाती हैं और नैना को चाय नाश्ता करवाती हैं। नैना नाश्ता करके घूम कर देखती है चेतन कहाँ है। चेतन तभी दरवाजे पर अचानक आ जाता है। खुले खुले बाल और गुलाबी साड़ी में नैना एकदम खिल रही थी। चेतन से रहा नहीं गया। वह दौड़कर आकर नैना से लिपट जाता है। नैना भी सामान्य रहने की कोशिश करती है। चेतन आसपास नजर दौड़ाता है कि कोई आसपास है तो नहीं, परंतु कोई नहीं दिखने पर चेतन नैना को चूम लेता है। उसके पेट को अपने हाथों से छूकर एहसास करता है। अपने बच्चे को बताता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुझे कोई भी तकलीफ ना हो, इसका ध्यान मैं रखूंगा। चेतन की हरकत देख नैना समझ जाती है उसे कितनी फिक्र है हम दोनों की। नैना ये महसूस कर खुश हो जाती है। उसे बार बार बरखा का ख्याल आ जाता था, फिर भी सामान्य होने का नाटक करती है। नैना चेतन से पूछती है, आप कब आए, इतनी छुट्टी कैसे मिल गई आपको। चेतन खुशी खुशी उसे सब बात बताता है। वह नैना को उसका कारण भी बताता है कि कैसे उसके मन में हमेशा फिक्र लगी रहती थी। नैना की डिलीवरी का टाइम हो गया था और वह उसके साथ साथ रहना चाहता था, उसके होने वाले बच्चे की देखभाल करना चाहता था। चेतन का ये रूप नैना को भा रहा था। नैना का 9वां महीना शुरू हो गया था। उसको भी चेतन के स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। वह भी पहली बार माँ बन रही थी और शारीरिक मानसिक बदलाव के कारण परेशान थी। ऊपर से बरखा का किस्सा भी उसको और ज्यादा परेशान कर रहा था। इस समय उसे अकेलापन लग रहा था। उसे माँ जी और रानी का भरपूर प्यार मिल रहा था।
फिर भी पति के प्यार की नैना की जरूरत महसूस हो रही थी। नैना अपने दिल दिमाग की उलझन को सुलझा लेती है। वह अपने दिल की बात सुनने का फैसला करती है। फिर सभी विचारों को दरकिनार करके वह अपने चेतन से कस के लिपट जाती है। चेतन भी इस पल के लिए तरस गया था। काफी देर तक नैना चेतन की बाहों में यूं ही लिपटी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी सारी तकलीफ, सारी घुटन आज बाहर निकाल रही थी। उसके मन में आया कि एक बार चेतन से सब पूछ लूं। उसके दिल ने कहा, चेतन तेरा है, बस सिर्फ तुझसे प्यार करता है। उसका और बरखा का उतना ही साथ था, तभी तो वह शहर आया। फिर तुम दोनों मिले और उसे दोबारा तुमसे प्यार हुआ। अब तक उसने ऐसी कोई गलती नहीं की, बस पुरानी बातें नहीं बताई। पर प्यार, फिक्र सब तो तुम्हारे लिए करता है। देख, वह आज तेरे पास है, तेरे लिए आया है। बस तू इस पल को अपना बना ले, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा मत सोच नैना। तभी बच्चा पेट के अंदर से एक लात मारता है, जिसको दोनों महसूस करते हैं। बस अब बच्चा भी चाह रहा है कि तुम सब साथ रहो, रहोगे ना? तभी नैना बोलती है, हाँ मेरे बच्चे, हम दोनों तेरा बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी नैना को दर्द होने लगता है। नैना के पेट में जोरों का दर्द उठ रहा है, जैसा कि उसे बताया गया था। वह समझ जाती है कि शायद डिलीवरी का दर्द हो रहा है। नैना चीखती है, मुझे अस्पताल ले चलो। नैना की चीख सुनकर माजी दौड़कर आती हैं। चेतन और माजी उसको बिस्तर पर बैठाते हैं। चेतन तुरंत फोन लगाता है और रानी को घर पहुंचने को बोलता है। रानी बाकी सबको खबर करके निकल जाती है। चेतन ऑटो ले आता है। रानी और माजी नैना का सामान से भरा बैग लेकर ऑटो में साथ में बैठ जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही नैना को लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चेतन हॉस्पिटल की सारी कागजी कार्यवाही पूरी करता है। रानी और माजी लेबर रूम के बाहर बेंच पर बैठ जाते हैं। अंदर डॉक्टर शीला साहू अपने स्टाफ के साथ सारी तैयारी करके रखती है। नैना माँ माँ करके पेट पकड़कर करा रही थी। डिलीवरी बेड पर लिटाने के बाद उसका दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर उसको प्रेशर लगाने के लिए बोलती हैं। नैना कोशिश करती है, सिर दिख रहा है, मगर बच्चा अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा। नैना के प्रयास में कमी रह जा रही है, या शायद पहली बार की वजह से उसे परेशानी हो रही है। जो भी हो, आधा घंटा गुजर चुका है। कमरा नैना के कराह से गूंज रहा है, लेकिन अभी भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा। डॉक्टर शीला उसे समझाकर हौसला बढ़ाती हैं और प्रेशर बढ़ाने के लिए कहती हैं। नैना जब बार बार समझाने के बाद भी दबाव नहीं बना पाती, तब डॉक्टर अपनी हेड नर्स को इशारा करती हैं, तो वह आकर नैना को बोलती हैं, देख बेटा, तू जोर नहीं लगाएगी तो तेरा बच्चा फंस जाएगा और हो सकता है वहीं मर जाए। क्या तू ऐसा चाहेगी? ये सुनकर नैना के होश उड़ जाते हैं। जिस बच्चे को उसने इतने ध्यान से 9 महीने तक अपने पेट में पाला है, वह इस प्रकार से समाप्त हो जाए, ये उसकी कल्पना में भी नहीं आ सकता था। हेड नर्स का तीर निशाने पर लग चुका था। वह आगे बोलती हैं, सभी औरतों को बच्चा होता है, तू पहली नहीं है, इसलिए ऐसा मत सोच कि तू कर नहीं सकती। एक बार पूरी ताकत से जोर लगा ले, वरना जिंदगी भर पछताएगी। तू नहीं निकाल पाएगी तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जिंदगी भर कमर में दर्द रहेगा। उसको सहन करना चाहती है कि एक बार का दर्द सहन करना चाहती है। अब ये तू सोच ले, कैसी माँ है रे तू? अपने बच्चे के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती? बस नैना को बात लग जाती है। वह अपने बच्चे के लिए तो कुछ भी कर जाएगी। वह अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करके जोर लगाती है और बस थोड़ी देर में ही नैना का एक स्वस्थ बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो जाता है। नैना बेहोश हो चुकी है। हेड नर्स उसके माथे पर हाथ फेरती हैं। डॉक्टर भी उसको देखकर मुस्कुराती हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शीला आकर माजी को बधाई देती हैं कि आपकी बहू को लड़का हुआ है, आपके घर पोता आया है। ये सुनकर माजी खुशी से नाचने लगती हैं। रानी भी माजी को बधाई देती है। चेतन मिठाई लेने के लिए बाहर जाता है। थोड़ी देर में वह भी मिठाई लेकर पहुंच जाता है। माजी को और रानी को वह मिठाई खिलाता है। माजी और रानी भी चेतन को मिठाई खिलाते हैं। चेतन बहुत ज्यादा खुश था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए थे। पहली बार बाप जो बन रहा था। वह अपने को संभालते हुए मिठाई लेकर वहां आसपास खड़े सभी लोगों को और स्टाफ का मुंह मीठा कराता है। थोड़ी देर में ही नर्स कपड़े में लिपटे उनके पोते को लाकर दिखाती है। सब बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं। एकदम गुलाबी छोटे छोटे हाथ पैर, गुलाबी होठ
ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुड़िया हाथ में पकड़ा हुआ हो। माँ जी उसको नेक देती हैं, बच्चे की नज़र उतारती हैं। वह बड़ी खुश हैं। सबको दिखाकर बच्चे को वापस माँ के पास लेटा देती हैं। तभी नैना की आंख खुल जाती है। अपने बच्चे को देखकर नैना बहुत आनंदित होती है। माँ और बच्चे दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस बीच रानी नैना के घर उसकी माँ को भी खुशखबरी दे देती है। नैना की माँ भी वहीं से खूब सारा आशीर्वाद दोनों के लिए भेजती हैं। इधर चेतन अपनी बहनों को, पंडित जी को, सबको खबर कर देता है। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद चौथे दिन नैना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। चेतन और रानी नैना को हॉस्पिटल से गाड़ी में लेकर वापस आ जाते हैं। उधर घर में पंडित जी, माँ जी और उनके पड़ोसी घर में मौजूद थे। घर को पूरा फूलों से सजाया गया था नए मेहमान के स्वागत के लिए। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, माँ जी माँ बच्चे की आरती उतार कर उनका स्वागत करती हैं। नैना को ये सब बड़ा ही अच्छा लगता है कि माँ जी उसका कितना ख्याल रखती हैं। वह उनके गले लग जाती है। सबसे मिलने और आशीर्वाद देने के बाद नैना बच्चे को लेकर कमरे में चली जाती है। रानी परछाई की तरह नैना के साथ रहती है, उसको हर संभव मदद करती है। माँ जी और चेतन सब मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। जब सब चले जाते हैं तो पंडित जी भी रानी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बच्चे की छठी मनाई जाती है। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और वह आकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से समय आगे बीतता जा रहा है। बच्चा भी बड़ा हो रहा है। लगभग 1.5 महीना गुजर गया है और रानी की शादी की तारीख भी पास आ रही है। सभी लोग उसकी शादी की तैयारी में व्यस्त हैं। चेतन जाने के बाद फिर से वापस आ चुका है। रानी की शादी को 3 दिन रह गए हैं। पंडित जी लगभग सारी व्यवस्थाओं की तैयारी कर चुके हैं। दहेज का सामान आ चुका है। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माँ जी भी चकरघिन्नी की तरह इधर उधर घूम रही हैं, क्योंकि सारी चीजों की देखरेख की जिम्मेदारी उसकी है। चेतन भी फूल वाले से लेकर कनात वाले और रसोइया सबकी खोज खबर ले रहा है। सारी चीजें तय हो जाती हैं। शादी का दिन है। बंस की बारात रानी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। बंस दूल्हे के बेस में किसी राजकुमार के जैसा लग रहा है। रानी भी बिल्कुल परी लग रही है। दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। चेतन और नैना मिलकर बंस और रानी को 2 दिन के लिए पचमढ़ी का पैकेज बुक करा देते हैं और शादी के बाद दोनों पचमढ़ी चले जाते हैं। चेतन इस बार नैना को अपने साथ लेकर जाने का मन बनाकर आया था। नैना भी अब अच्छे से बच्चे को संभालना सीख गई थी। माँ जी और रानी की मदद से काफ़ी आसानी से नैना ने सब कुछ सीख लिया था। हर परिस्थिति में बच्चे के लिए क्या ठीक रहेगा, क्या नहीं, सब माँ जी ने सिखा दिया था। बच्चे का खाना पीना, तेल मालिश, सिकाई, एक्सरसाइज, सब कुछ क्या और कैसे करना है, सब नैना को आ गया था। माँ जी ने माँ और बच्चे की बहुत अच्छी देखभाल की थी। नैना का माँ जी को छोड़कर जाने का मन नहीं था। नैना चाहती थी कि माँ जी उनके पास शहर में आकर रहें। यहाँ वैसे भी अब वह अकेली हो गई थी। रानी का ब्याह हो गया था। अब माँ जी के साथ कोई भी नहीं था। पर माँ जी गाँव छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि अब तक सारी जिंदगी यहीं रही और अब आखिरी समय में शहर जाकर क्या करूंगी। जो समय बचा है वह यहीं रह लूंगी। यहाँ खेत हैं, मजदूर हैं, पंडित जी हैं, मंदिर हैं, सभी मेरा ख्याल रखते हैं। कुछ भी जरूरत हो तो सब मदद के लिए पहुंच जाते हैं। चेतन और नैना ने माँ जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी। आखिर में नैना और चेतन ने अकेले ही वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी ने बच्चे का नामकरण कर दिया था। उसका नाम अमन रखा गया था। चेतन, नैना और अमन टैक्सी करके शहर लौट जाते हैं। उस दिन के पूरे खाने पीने की व्यवस्था माँ जी ने कर रखी थी। वह जानती थी कि इतने दिनों में घर का क्या हाल चेतन ने कर रखा होगा। शहर पहुंचते ही नैना को अपने घर की याद आने लगी। वह अपने माँ, पिताजी, भाई बहन सबसे मिलना चाहती थी। उनको अपने बच्चे से मिलाना चाहती थी, पर पिताजी का डर उसे लग रहा था। उनके बारे में सोचकर वह बाद में उनसे मिलने के बारे में सोचती है। थोड़ी देर बाद नैना अपने घर के सामने पहुंचती है, जिसमें वह और चेतन किराए से रहते थे। वहां पहुंचते ही चेतन सारा सामान अंदर लेकर जाता है। वह नैना और अमन का स्वागत करता है। नैना जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है
तो घर का हाल देखकर दंग रह जाती है। उसने पूरे घर को सजा संवार कर व्यवस्थित करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। जगह जगह चेतन के गंदे कपड़े, टॉवेल आदि पड़े हुए थे। सब तरफ धूल जम गई थी। नैना को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने आप को शांत करके धीरे से काम लेती है। वह चेतन को बोलती है, तुम अमन को लेकर थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं कमरा ठीक करती हूँ। चेतन सॉरी कहते हुए अमन को लेकर घर के बाहर टहलने लगता है। नैना कमरे को ठीक करती है, गंदे कपड़ों को एक बाल्टी में भर देती है, झाड़ू पोछा लगाकर सफाई करती है, बिस्तर पर नई चादर वगैरह बिछाकर तैयार कर देती है। उधर माँ जी को चेतन अपने घर पहुँचने की खबर दे देता है और सब ठीक है कहकर फोन काट लेता है। नैना रसोई और बाकी जगह को भी धीरे धीरे साफ कर देती है। बच्चे के लिए जरूरी चीज अपने पास रख लेती है, कपड़े अलमारी में रख देती है। माँ जी ने जो खाना भिजवाया था उसे रसोई में रख देती है। उसके बाद वह चेतन को आवाज लगाती है कि अब अंदर आ जाओ। चेतन अमन को लेकर जैसे ही अंदर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहाँ गई सारी धूल और कहाँ गया सारा कचरा। चेतन अपनी सफाई देता है, तुम नहीं थी तो घर को मैं साफ नहीं कर पाया। ड्यूटी से आने के बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता था। बस बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बिना ये वक्त गुजरा है। तुम पता नहीं कैसे मैनेज कर लेती थी, घर का काम, बाहर का काम, फिर घर आकर बाकी काम। मानना पड़ेगा नैना तुम औरतों को। इतना सुनने पर नैना बोली, बस करिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अमन को बिस्तर पर लिटा दीजिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर नैना नहाने चली जाती है। चेतन अमन को बिस्तर पर लिटा देता है। थोड़ी देर में नैना फ्रेश होकर आ गई और अमन को दूध पिलाने बैठ गई। चेतन भी नहाकर किचन में जाकर उन दोनों के लिए थाली लगाता है। माँ जी ने रात के लिए पराठे और चटनी भी रखी थी। नैना और चेतन साथ में बैठकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। फिर दोनों सब समेटकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन से चेतन को फैक्ट्री ज्वाइन करना था। नैना सुबह सुबह जल्दी उठकर पहले चेतन को ले जाने और खाने के लिए नाश्ता तैयार करती है, फिर चाय चढ़ाकर चेतन को उठाती है। चेतन के साथ साथ अमन भी उठ जाता है। नैना अमन को दूध पिलाकर सुला देती है और वापस जाकर चेतन को चाय नाश्ता दे देती है। चेतन तैयार होकर पूजा करके निकल जाता है। नैना नाश्ता करके थोड़ी देर आराम करती है, फिर माँ जी को फोन लगाती है। माँ जी ढेर सारे सवाल करना शुरू कर देती हैं। अमन सो रहा है कि जाग रहा है, उसको दूध पिलाए, वगैरह वगैरह। नैना एक के बाद एक सारे सवालों के जवाब देती है। वह माँ जी का हालचाल, रानी और वंश के बारे में पूछती है। तभी अमन के रोने की आवाज़ आती है। नैना फोन रखती है और अमन के पास जाती है। मालिश सिकाई और नहलाने में 1 घंटा निकल जाता है। नैना अमन को तकिया लगाकर बिस्तर पर सुला देती है। वह बाकी घर की सफाई करना शुरू कर देती है। तभी उसकी नज़र घर के पीछे पड़े बोरे पर जाती है। वह जाकर बोरा खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है। बोरा पूरा शराब की खाली बोतलों से भरा हुआ था। नैना को विश्वास नहीं होता, पर वह समझ जाती है कि उसके घर जाने के बाद चेतन ने वापस शराब पीना शुरू कर दिया है। नैना को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह परेशान हो जाती है। तभी नैना का फोन बजता है। उसके मामा जी का फोन है। नैना मामा जी को प्रणाम करके सब खबर वहाँ की सुनाती है और उनसे माँ, पिताजी, भाई बहनों की खबर लेती है। मामा जी, नैना बेटा, अपना ख्याल रखना और बच्चे का ध्यान रखना, थोड़ा चेतन पर कड़ी नजर रखना। मामा जी की बात सुनकर नैना समझ जाती है कि चेतन वापस अपने पहले वाले रूप में आ गया है। मामा जी ये भी बताते हैं कि पीने के बाद वह रास्ते में चलते औरतों के साथ बदतमीजी भी करने लगा है। 2 बार उसकी पिटाई भी हो चुकी है। ये सब सुनकर नैना का खून खौलने लगता है। उसे बसंती मौसी की बातें याद आने लगती हैं, पर नैना फिर भी अपनी आंखों से देखे बिना मामा जी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती। मामा जी से बात करके नैना सोच में पड़ जाती है। अब वह क्या करेगी। नैना को अपनी हालत पर रोना आता है। वह थोड़ा रोकर अपनी भड़ास निकालती है और खुद को संभाल लेती है। वह जल्दी जल्दी दोपहर का खाना और सब काम निपटाकर अमन को सीने से लगाकर लेट जाती है। उसके मन में विचार चल रहा है, अमन के भविष्य का क्या होगा। अमन अपने बाप की इन सब हरकतों को देखकर बड़ा होगा और क्या वह भी बड़ा होकर ऐसा ही बन जाएगा। अचानक घर की घंटी बजती है तो नैना की नींद टूटती है।
वह अमन को अच्छे से चादर उड़ाकर दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलने पर सामने चेतन मुस्कुराता हुआ नजर आता है। नैना उससे लिपट जाती है ताकि वह चेतन को चेक कर सके। वह शराब पीकर तो नहीं आया, लेकिन ये क्या, उसने तो शराब नहीं पी हुई है। चेतन भी नैना को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे में गुम रहते हैं। नैना को बहुत खुशी होती है कि चेतन जल्दी घर आ गया है। वह दौड़कर रसोई में जाती है और बढ़िया सी एक चाय बनाकर ले आती है। चेतन भी फ्रेश होकर पहले अमन से मिलता है, उसके माथे को प्यार से चूमता है और फिर आकर नैना के साथ बैठ जाता है। दोनों साथ में चाय पीते हैं। ऐसे ही मजे से 2-3 दिन निकल जाते हैं। चेतन ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता है जिससे नैना को शक हो कि वह शराब पी रहा है। नैना को लगता है कि अकेले रहने की वजह से हो सकता है ऐसा हो गया हो। अब जब मैं आ गई हूँ तो ये सुधर गया है, ऐसा लग रहा है। ये सोचकर नैना खुश हो जाती है। शनिवार के दिन चेतन फैक्ट्री जाने से पहले नैना को कहता है, नैना आज थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि आज दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना है। नैना मान जाती है। नैना सारा काम निपटाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। दोनों काफी दिनों के बाद बात कर रहे थे। नैना, माँ तुम कैसी हो? क्या पिताजी अभी भी गुस्सा हैं? क्या उनको अपने नाती को देखने की इच्छा नहीं होती? क्या वह उसे देखने नहीं आएंगे? नैना की बातें सुनकर माँ फोन पर खामोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वह टॉपिक चेंज कर देती है और नैना को छोटे भाई बहनों की बातें बताने लगती है। उनकी बातों से नैना समझ जाती है कि पिताजी का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने उसे अभी तक माफ नहीं किया है। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। माँ कहती है, नैना मैं जल्द ही मामा जी के साथ तुमसे और अमन से मिलने घर आऊंगी। ऐसा कहकर वह फोन रखती है। नैना माँ से बात करके खुश थी। वह उससे और बच्चे से मिलने आएगी। ये नैना के लिए बहुत बड़ी बात थी। नैना सोच रही थी कि एक जीवन साथी का प्यार पाने के लिए उसे अपने पिताजी के प्यार से वंचित होना पड़ गया है। माँ का भी सिर्फ नाम भर का रह गया है। वह माँ से मिलने नहीं जा सकती, भाई बहनों से भी मिल नहीं सकती। पिताजी मुझे देखना नहीं चाहते। ये वास्तव में बड़ी दुखद स्थिति है। अब बस चेतन और उसका परिवार ही मेरे पास है। नैना भगवान से प्रार्थना करती है कि बस चेतन हमेशा सही रास्ते पर चले, शराब और गलत संगत से दूर रहे और मेरी गृहस्थी अच्छे से चलती रहे। अमन को सबका प्यार मिले और वह बड़ा होकर एक अच्छा सफल आदमी बने। यही सब सोचते सोचते नैना घर का काम निपटाने में लग जाती है। शाम होने वाली रहती है जब घर की घंटी बजती है। नैना दरवाजा खोलती है तो सामने मामा जी और अपने छोटे भाई बहनों को देखकर खुश हो जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वह मामा जी का आशीर्वाद लेती है और अपने भाई बहनों से लिपट जाती है। सभी नैना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अमन को दिखाने को बोलते हैं। नैना तुरंत अंदर जाकर अमन को लेकर आती है और मामा जी की गोद में दे देती है। मामा जी अमन को बहुत सारा प्यार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और उसके नन्हे हाथों के पास एक लिफाफा पकड़ा देते हैं। बच्चे भी बारी बारी से अमन को अपनी गोद में उठाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नैना जैसे ही रसोई में जाने को होती है तो मामा जी उसे मना करते हैं। बोलते हैं, बेटा कुछ भी मत बनाओ, तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो बड़ी आफत आ जाएगी। मैं बच्चों को मंदिर जाने की बात कहकर लेकर आया हूँ। मुझे उन्हें टाइम से घर छोड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ से जल्दी निकलूंगा और मंदिर से प्रसाद लेकर बच्चों को घर छोड़ दूंगा। देर हो जाएगी तो फिर जवाब देते नहीं बनेगा, इसलिए फिर कभी आराम से आऊँगा और चाय नाश्ता भी कर लूँगा। अभी मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर मामा जी नैना से विदा लेते हैं। नैना भारी मन से उनको विदा करने के लिए गेट तक छोड़ने आती है। उसके भाई बहन पहली बार घर आए थे और वह उन्हें चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकी। ये उसके लिए दुख की बात थी, लेकिन वे उससे मिलने आए, ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। वह उन्हें जाता हुआ देखती हुई काफ़ी देर तक गेट पर ही खड़ी रहती है और फिर अंदर चली जाती है। अमन रोने लगता है। वह उसे गोद में उठाकर दूध पिलाती है और बिस्तर पर सुलाने के बाद फिर से वापस अपने काम में लग जाती है। 8 बजे के आसपास नैना अकेले खाना खा लेती है क्योंकि चेतन ने पार्टी में जाने की बात कही थी, इसलिए उसके लेट होने की संभावना थी। खाना खाने के बाद वह रसोई साफ करने में लग जाती है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। पहले नैना ध्यान नहीं देती, पर जब बाहर से आवाज़ लगातार आने लगती है
तो वह थोड़ा ध्यान देती है। उसे आवाज़ चेतन जैसी लगती है। वह खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो चेतन अपने दोस्तों से बहस कर रहा था। नैना को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। फिर कुछ सोचकर वह जल्दी से हाथ धोकर अमन को तकिए से पैक करके मच्छरदानी लगा देती है और बाहर निकलती है। गेट के पास पहुंचकर वह देखती है कि चेतन नशे में धुत अपने दोस्तों से बहस कर रहा था। नैना को कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह काफी देर तक चुपचाप खड़ी रहती है और चेतन का ड्रामा यूं ही चलता रहता है। आसपास रहने वाले लोग भी सब अपने अपने गेट में आकर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे रोकने या उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ये सब देखकर नैना परेशान हो जाती है और हिम्मत करके गेट खोलकर चेतन के पास चली जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। चेतन नाराज होता है और गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बाहर क्यों आई? नैना उसे फिर से अंदर चलने के लिए बोलती है और हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। नैना की इस हरकत को देखकर सारे दोस्त अपनी अपनी गाड़ी चालू करके वहां से निकल जाते हैं। चेतन नैना के ऊपर जोर से चिल्लाता है, तुझे कौन बोला बाहर आने के लिए? तू सबके सामने क्या दिखाना चाहती है? सबके सामने मेरा तमाशा बनाने आई थी क्या? अपने आप को बहुत होशियार समझती है। तू औरत है, औरत की तरह रहा कर। और तमाम तरह की बातें नैना समझ जाती है कि ये उसके अंदर का नशा बोल रहा है। वह उन बातों को अनसुनी कर लेती है और उसे खींचकर घर के अंदर ले आती है। चेतन अंदर आते ही सोफे पर लुढ़क जाता है। नैना जल्दी से सामने का दरवाजा बंद कर देती है। वह सोफे पर पड़े हुए ही चेतन का जूता खोल देती है और उसे वहीं सोने देती है। नैना समझ जाती है चेतन शराब पीकर अपने आप को संभाल नहीं पाता है। शराब अंदर जाते ही उसके अंदर का इंसान जानवर बन जाता है। उसे जितना शराब से दूर रखा जाए उतना ही वह ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह चेतन की आंख जल्दी खुल गई। चेतन सोफे में अपने आप को देखकर समझ जाता है कि कल रात को उससे कोई तमाशा जरूर हुआ है। वह उठकर बेडरूम में जाकर देखता है तो नैना और अमन सो रहे थे। चेतन जल्दी से नहा धोकर पूजा करके रसोई में चला जाता है और गर्मा गर्म पोहा बनाता है। साथ में बढ़िया कड़क चाय अपने और नैना के लिए बनाता है। सब बनाकर वह थाली में लगा ही रहा था कि नैना उठकर रसोई में आ जाती है। नैना चेतन को नाश्ता चाय रेडी करता देखकर वहां से निकल जाती है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर पूजा करने बैठ जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि चेतन के साथ निभा पाऊं, इतनी शक्ति देना प्रभु। तभी पीछे से चेतन आवाज देता है, नैना आ जाओ, चाय नाश्ता रेडी है। नैना गुस्सा होने के कारण ध्यान नहीं देती। तभी चेतन आकर अपने दोनों कान पकड़कर नैना से माफी मांगता है। नैना गुस्से से उसकी तरफ देखती है तो चेतन बोलता है, नैना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल पार्टी में थोड़ा ज्यादा पी गया था। उसके बाद जो भी हुआ मुझे याद ही नहीं है, पर जरूर मैंने ऐसा कुछ बोला या किया है जिससे तुम नाराज हो। नैना मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा कहकर चेतन हाथ जोड़कर नैना के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। ये सब नौटंकी देखकर नैना का दिल भी पिघल जाता है। ना चाहते हुए भी वह उसे माफ कर देती है और आगे ऐसी गलती दोबारा ना करने की कसम दिलाती है। चेतन कसम खाकर कहता है कि अब आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर दोनों साथ में मिलकर पोहा और चाय लेते हैं। 2-4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता है। फिर एक दिन चेतन पीकर आ जाता है। फिर दोनों में झगड़ा होता है। अब ऐसा किस्सा आए दिन होने लगता है। नैना को भी समझ में आ जाता है कि चेतन सुधरने वाली प्रजाति का नहीं है। शराब का नशा इसके सर चढ़कर बोलने लगा है। चेतन की बेजा हरकतें दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं। अब वह शराब पीने के बाद नैना से कभी कभी हाथापाई भी करने लग गया था। ये सब देखते हुए पी के आने के बाद अब नैना उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। नैना भी अब इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार करके चलती है। एक दिन चेतन के फैक्ट्री जाने के बाद मामा जी नैना की माँ को लेकर आते हैं। नैना अपनी माँ को देखकर सब काम छोड़कर उनसे दौड़कर लिपट जाती है। माँ भी अपनी लाडो से मिलकर आनंदित होती हैं। ये मेल मिलाप देखकर मामा जी बोलते हैं, ठीक है, तुम माँ बेटी अच्छे से मिल लो। 1 घंटे के बाद तुमको लेने आ जाऊंगा और तब मैं नैना के हाथ की गर्मा गर्म चाय और भजिया भी खाऊंगा। ऐसा बोलकर मामा जी अपने काम पर निकल जाते हैं। नैना अपनी माँ को अंदर कमरे में ले जाती है जहां अमन सो रहा था। नैना की माँ अमन को उठाकर अपनी गोद में ले लेती हैं। वह अमन को खूब प्यार करके उसे अपने सीने से लगाकर बैठ जाती हैं। फिर उन्हें कुछ याद आता है।
वह नैना से काला धागा लाने को बोलती हैं। उसके बाद नैना की माँ अमन की नज़र उतारती हैं और काला धागा उसके पैरों में बांध देती हैं। माँ अमन के लिए कपड़े, खिलौने और नैना के लिए लड्डू बनाकर लाई थी। नैना माँ के हाथ का लड्डू खाकर बेहद खुश होती है, फिर भी उसके चेहरे में छिपी हुई उदासी माँ को नजर आ जाती है। माँ नैना से उसका कारण पूछती है। नैना पहले तो टालम टोल करती रहती है, लेकिन बार बार माँ के जोर देने पर उसका बांध फूट पड़ता है। वह फूट फूट कर रो पड़ती है और चेतन के शराब पीने की लत और उसके बाद वह उससे जो गाली गलौज करता है, वह सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। माँ नैना को समझाती है, देख बेटा, जो भी हो अब तुझे ही संभालना है। हमें देख, तेरे पापा जी की भी यही आदत बना लिए है। जब से तू घर से आई है, उनका रोज का शराब पीना शुरू हो गया है। आने के बाद घर में सबके ऊपर चिल्लाना, नाटक करना शुरू हो जाता है। हम सब भी तो सह रहे हैं, तू भी सह लेना बेटी। अपने लिए ना सही, पर इस नन्ही सी जान के लिए अब तुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। कोशिश करना कि तू प्यार से चेतन को समझाकर सही रास्ते पर ला सके। नैना भी माँ की व्यवस्था को समझ रही थी। घर में 2 बेटियां और ब्याहने के लिए बची थीं। पिताजी के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने भी शराब की लत लगा ली थी। ऐसी स्थिति में अगर नैना भी घर आकर बैठ जाएगी तो फिर पहले तो पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, और किसी वजह से स्वीकार कर भी लिया तो रोज का झगड़ा चलता रहेगा। उससे बेहतर है कि वह यहीं रहकर अपनी परिस्थितियों से खुद निपटने की कोशिश करे। ये सोचकर नैना माँ की बातों से सहमत हो जाती है। दोनों माँ बेटी दुनिया जहाँ की सारी बातें बैठकर करते हैं, और कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मामा जी तब तक वापस आ जाते हैं। माँ से बातचीत के चक्कर में नैना उनकी चाय और भजिया बनाना भूल जाती है। मामा जल्दी में थे, इसलिए वह बोले, तू भजिया रहने दे, अभी सिर्फ चाय पिला दे, उसके बाद और किसी दिन आकर मैं तेरा भजिया खा लूँगा। नैना माफ़ी मांगती है। मामा जी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तेरी चाय ही काफ़ी है। नैना उनको चाय बनाकर पिलाती है, जिसे पीने के बाद मामा जी माँ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नैना बैठकर आगे की बातें सोचने लगती है कि वह किस प्रकार से अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। माँ के जाने के बाद वह उसका दिया लिफाफा खोलकर देखती है। लिफाफे में 500 रखे थे। वह उसे अपनी आंखों से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अमन बड़ा हो रहा है। उसका दूध पाउडर भी चालू हो गया है। पाउडर का डब्बा खत्म होने वाला है। उसे चेतन से कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने उस पैसे को छुपाकर रख दिया। उस दिन शाम को चेतन फिर से नशे में धुत अवस्था में आया और अपना झगड़ा टंटा करके सोफे पर सो गया। अगले दिन सुबह जब चेतन उठता है तो वह अमन के दूध पाउडर खरीदने के लिए पैसे मांगती है। चेतन बोलता है, मैं शाम को लेता आऊँगा। नैना को लगता है बच्चे का दूध है तो शायद वह ले आए, लेकिन शाम को वह खाली हाथ नशे में धुत लौटता है। नैना चेतन को पूछती है, अमन का दूध पाउडर कहाँ है? चेतन उसे गाली देता है और उसे धकेल देता है। उसके बाद जाकर बिस्तर पर पड़ जाता है। नैना की समझ में आ जाता है कि अमन के दूध के पाउडर का इंतजाम भी उसे ही करना पड़ेगा। उसे अपने बैंक अकाउंट की याद आती है। उसने अलमारी में अपना एटीएम कार्ड रखा हुआ था। वह तलाश करती है, लेकिन उसका कार्ड उसे नहीं मिलता। उसे याद आता है कि एटीएम कार्ड तो उसने चेतन को दे दिया था और उसका पिन भी बता दिया था। उसे शक होता है कि कहीं अलमारी से चेतन ने ही तो कोई कार्ड नहीं निकाल लिया। वह चेतन के सामान रखने की जगह की तलाशी लेती है तो उसे वहां एटीएम कार्ड भी पड़ा हुआ मिल जाता है। वह उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब चेतन फैक्ट्री जाने के लिए निकलता है तो नैना अमन को लेकर एटीएम की तरफ निकल जाती है ताकि उसमें से जो उसने पैसे बचाए थे उसे निकाल ले। उसने गांव जाने से पहले लगभग 35,000 जमा किए थे जो उसके अकाउंट में पड़े थे। वह धड़कते हुए दिल के साथ जाकर एटीएम में बैलेंस चेक करती है। उसका दिल धक से रह जाता है जब उसे दिखाई देता है कि उसके खाते में अब सिर्फ 12,000 बचे हैं, यानी कि 23,000 रुपए चेतन ने दारू में उड़ा दिए। वो पैसे जो उसने दूसरों के घर में खाना बनाकर जमा किए थे, उसकी कड़ी मेहनत की कमाई,
उसमें से आधे से ज्यादा पैसा चेतन उड़ा चुका था। नैना को ये देखकर एक झटका सा लगता है और उसे अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगता है। वह तुरंत खाते में से 10,000 निकाल लेती है। घर में किराना सामान भी लगभग खत्म होने की कगार पर है और अमन का दूध का पाउडर भी लेना था। ये सब लेने के लिए वह लाला के किराने की दुकान पर जाती है। नमस्ते करते हुए वह उसे देखकर हाथ जोड़ लेता है और पूछता है, बहन जी कैसे आना हुआ? आप बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। फिर उसके हाथ में बच्चे को देखकर वह समझ जाता है। नैना उसे सामान की लिस्ट पकड़ाती है तो वह लिस्ट नहीं लेता और हाथ जोड़ देता है। उसी किराना दुकान वाले से नैना सामान लेती थी और वह उसके पहुंचते ही बहुत खुशी से उससे बातें करता था, लेकिन आज उसके बात करने का टोन भी बदला हुआ था। ये देखकर नैना को थोड़ा संदेह होता है। वह पूछती है, क्या हुआ लाला जी? लाला बताता है, बहन जी अब मैं और उधारी नहीं दे सकता। चेतन पिछले 6 महीने से किराना लेकर जा रहा है। मैंने पिछले महीने ही उसे सामान देने से मना कर दिया था क्योंकि अभी तक उसने एक भी पैसा जमा नहीं किया है। ये सुनकर नैना के ऊपर एक और पहाड़ टूटकर गिर पड़ता है। अपनी सांसों को थोड़ा नियंत्रित करके वह पूछती है, लाला जी कितने रुपए का उधार हो गया है? लाला जी बताते हैं कि 3,500 का सामान अभी तक ले जा चुका है। जब भी सामान लेने आता है तगाजा करने पर अगले दिन लाकर दूंगा बोलता है, लेकिन सामान लेकर जाने के बाद वह फिर अगले महीने ही दिखाई देता है। लिहाज करके मैं 3 महीने से तो दे रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं हो पाएगा। ये सुनकर नैना अपने बटुए में से पैसा निकालती है और लाला के हाथ में 4,000 दे देती है। पैसे हाथ में आते ही लाला का व्यवहार बदल जाता है। वह तुरंत स्टूल डालकर उसे सम्मान के साथ बैठाता है और उसका लिस्ट हाथ में लेकर पूरा सामान निकालकर उसे दे देता है। साथ में अमन का दूध पाउडर का डब्बा भी होता है। इतना ही नहीं, वह अपने नौकर को नैना के साथ सामान घर तक पहुंचाने के लिए भेज देता है। जो पैसे उसने डूब गए सोच लिया था उसके हाथ आ गए थे। नैना के द्वारा पैसा दिए जाने से उसे ये उम्मीद भी लगी थी कि ग्राहकी अभी छूटी नहीं है, ये भी चलती रहेगी। ये दोनों ही चीजें उसके लिए खुशी की बात थी और इसे बनाए रखने के लिए उसने गोद में बच्चा लेकर आई नैना के साथ में सामान पहुंचाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया था। वह भी दुकानदार था। बिना पैसे के सामान बेचकर वह पुण्य कमाने तो नहीं आया था। इस बात को नैना भी समझती थी। सामान लेकर नौकर घर तक छोड़ गया था और नैना ने रसोई के डब्बों में सामान डालकर रखना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसे अपने पास रखे हुए बाकी बचे हुए 6,000 का ख्याल आया। उसे लगा कि अगर उसे छुपाकर नहीं रखूंगी तो हो सकता है चेतन उसे भी गायब कर दे। उसने उसे चावल के डिब्बे में छुपाकर रख दिया। उस दिन भी चेतन शराब पीकर आया था। नैना उसके हो हल्ले पर खामोश रही और उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। चेतन अंदर आ गया। उसे सामान जमाता हुआ देखकर वह बोला, तू सामान कहाँ से लेकर आई? नैना, लाला जी की दुकान से। चेतन, ये साला तो सामान नहीं दूंगा बोल रहा था, उसने तेरे को सामान कैसे दे दिया? नैना खामोश रही तो उसने नैना की गर्दन पकड़ ली और बोला, कमीनी सच सच बता, लाला बिना पैसे के सामान देने पर कैसे मान गया? तू उसके साथ सोई तो नहीं? ये सुनते ही नैना का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने चरित्र पर ऐसा आक्षेप उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास रखा हुआ डब्बा उठाकर चेतन के सर पर दे मारा। चोट जोरदार थी। चेतन वहीं गिरकर बेहोश हो गया। नैना फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगने लगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर ली। इतने घटिया इंसान के साथ उसने शादी की जो अब उसके चरित्र पर भी शक करने लगा है। उसे लगा कि अब इसके साथ रहना असंभव है। उसने बचा हुआ सामान जमाया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। चेतन वहीं किचन में बेहोश पड़ा हुआ था। उसे इतनी घृणा हो गई थी कि उसने उसे हाथ लगाना भी उचित नहीं समझा। रात भर चेतन वैसे ही पड़ा रहा। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई। उसने अपने को किचन में जमीन पर पड़े हुए पाया तो उसे रात की घटनाओं की कुछ कुछ याद आने लगी। वह उठकर नैना के कमरे में पहुंचा। रात भर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद नैना उस समय हल्की नींद में जा चुकी थी। चेतन को अब नैना पर शक होने लगा था। वह जानना चाहता था कि आखिर लाला ने किराने का सामान कैसे दिया। नैना के खूबसूरत चेहरे और जिस्म को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था जरूर नैना और लाला के बीच कुछ तो हुआ है, तभी लाला पिघल गया। इतना सारा सामान और वह भी मुफ्त में, शक का कोई इलाज नहीं होता। और वह सर चढ़ के बोलता है,
उसने बहुत सारी बातें सोच डाली और हर बात पर उसका गुस्सा बढ़ता गया। फिर क्या था, उसने सोई हुई नैना के गाल पर एक करारा थप्पड़ मार दिया। सोती हुई नैना हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा सामने चेतन गुस्से से तमतमाया हुआ खड़ा है। उसने नैना को बालों से पकड़कर जमीन पर खड़ा कर दिया और पूछा, सच सच बता, लाला ने तुझे किराना सामान कैसे दिया? लाला बिना पैसे के तो सामान देता नहीं, फिर तुझे कैसे सामान दे दिया? सच सच बता, नहीं तो यहीं काट डालूंगा। चेतन को इस प्रकार से गुस्से में उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और वह उसके बाल पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ रहा था, जैसे उन्हें उखाड़ी देगा। नैना को लगा कि इसे सच नहीं बताऊंगी तो ये मुझे मार डालेगा और उसके बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। ये सोचकर उसने चेतन को बता दिया कि उसने अपने खाते से पैसे निकाले थे और उसी से लाला का पुराना बाकिया भी चुकाया है। ये सुनते ही चेतन ने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा और पूछा, तूने किससे पूछकर पैसे निकाले? नैना बोली, वह तो मेरा खाता है, मेरे पैसे थे इसलिए निकाल लिए। चेतन ने उसे कसकर दो झापड़ और मारे और बोला, इस घर में जो भी है वह सब मेरा है, तू भी मेरी है, तेरा पैसा भी मेरा है, मैं सबका मालिक हूँ। मुझसे पूछे बिना अगर तूने पैसे को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बता कितने पैसे निकाले तूने? नैना ने बताया 10,000। चेतन, लाला को कितने दिए? नैना ने बता दिया। 4,000 का बिल बना टोटल। चेतन, बाकी पैसे कहाँ हैं? नैना समझ गई कि अब इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है और वह पैसे भी अब हाथ से निकल जाएंगे। उसके दिमाग में क्लिक हुआ और उसने कहा, लाला के पास जमा कर दिए हैं ताकि आगे के महीने का किराना लेने में भी दिक्कत ना आए। ये सुनकर चेतन ने उसे धकेलकर नीचे डाल दिया और धमकी भरे अंदाज में बोला, आज के बाद अगर तूने मुझसे बिना पूछे कहीं भी पैसे खर्च किए तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा। जा जल्दी टिफिन बना। नैना रोते रोते किचन में चली गई। उसने जल्दी जल्दी टिफिन बनाकर चेतन को दे दिया। वह तय कर चुकी थी कि अब इसके साथ रहना संभव नहीं होगा। उसकी सपनों की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस प्यार के चक्कर में उसने घर द्वार छोड़ा वह उसे पांव की जूती समझ रहा था। उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था। उसको बस हो चुका था। वह उससे बाहर जाना चाहती थी, लेकिन क्या करे, इस पर भी उसे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा था। चेतन के फैक्ट्री जाने के बाद वह काफी देर तक बैठकर रोती रही। अमन के रोने की आवाज से उसकी चेतना लौटी और उसने उसे नहला धुलाकर दूध पिलाया, फिर अपने काम में लग गई। साथ साथ वह सोचती जा रही थी कि आगे क्या करे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। शाम को फिर चेतन दारू के नशे में धुत लौटा। उसने फिर नैना से गाली गलौज की। बात फिर लाला के किराना के सामान पर आई और वह सोने लगी। चेतन, वो साला लाला तेरा क्या लगता है जो तू पैसे उसके पास छोड़ आई? तेरा कुछ रिश्ता है क्या उससे? बार बार इस तरह की बातें सुनकर नैना का दिमाग खराब हो चुका था। अपनी बकवास करके चेतन सोफे पर लुढ़क चुका था। नैना ने तय कर लिया था कि अब इस घर में नहीं रहना है। उसने अपना थोड़ा सामान समेटा, अमन का सामान रखा और एक बैग लेकर घर से निकल गई। वहां से निकलकर वह सीधा अपनी माँ के घर पहुंची। माँ ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उस समय पिताजी घर पर नहीं थे। माँ ने उसे बिठाकर दिलासा दिया, लेकिन उसे पता था कि अगर पिताजी आएंगे तो उसे घर में रहने नहीं देंगे। उसने धीरे से मामा जी को फोन कर दिया और सारी बात बता दी। ये भी कहा कि इसके पापा इसे घर से निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको लेकर अपने घर चले जाना। थोड़ी देर में नैना के पिताजी शराब के नशे में घर पहुंचे। नैना को देखकर उनका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। पूछा, तू यहाँ कैसे आई? माँ जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो पिताजी का एक करारा झापड़ माँ के गाल पर लग चुका था। माँ एक कोने में जाकर गिरी। पिताजी का ये रूप देखकर बाकी बच्चे भी सहम गए। नैना सर झुकाकर खड़ी थी। पिताजी ने कहा, अपना सामान समेट और अपनी इस औलाद को लेकर यहाँ से निकल जा। तू मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने घर की मर्यादा को तोड़कर उस कमीने के साथ भागकर शादी की थी। तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भूल कर भी फिर इधर आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम दोनों को मारकर इन सबको भी मार डालूंगा। अभी इसी वक्त घर से निकल जा। माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की, हाथ पैर जोड़े, कहा कि जवान लड़की कहाँ जाएगी रात में, सुबह निकाल देना, लेकिन पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ। कहा, जब ये घर से निकली थी उस दिन तो उसने नहीं सोचा था,
तो अब मैं क्यों सोचूं? जहाँ जाती है जाए, जिसके साथ जाती है जाए, मरती है तो मर जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर पिताजी ने उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, जैसा कि आमतौर पर होता है। पड़ोसी भी सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने भी उसका साथ देने की या सहारे का हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उनको भी पता था कि एक पति को छोड़कर आई हुई लड़की और बच्चे को साथ में रखना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नैना रोते रोते घर से बाहर निकल रही थी। सड़क के किनारे पर मामा जी इंतजार कर रहे थे। उसे इस प्रकार से बाहर निकलता देखकर भी समझ गए कि बहन की बात सही है। वह आगे बढ़े और उन्होंने नैना के हाथ से सामान ले लिया और उसे अपने घर चलने के लिए कहा। उतनी रात में नैना के पास भी कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे मामा जी के साथ उनके घर की ओर जाने लगी। उसे अपने ही पैर भारी लग रहे थे, जैसे उन पर बड़े बड़े पत्थर बांध दिए गए हों। और मामा जी के साथ नैना उनके घर पर आ गई। मामा जी जितने सरल और दयालु किस्म के व्यक्ति थे, मामी उतनी कड़क और दुनियादारी वाली महिला थीं। नैना को इस प्रकार से अमन और बैग के साथ देखकर उसका माथा ठनका। वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने दिखावटी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। उसके बाद मामा ने उसे सारी बातें बताईं तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसे लगने लगा, ये फोकट का बोझ हमें क्यों टांगना है? जिसके माँ बाप को फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र हमें करने की क्या जरूरत है? लेकिन उसने सामने से कुछ भी नहीं कहा। नैना समझदार थी। वह सारी बातों को महसूस कर रही थी। वह भी मामा के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब खुद के बाप ने, जिसने उसे पैदा किया था, उसने रखने से इनकार कर दिया, खुद का पति ऐसा नराधम निकला, तो फिर किसी और से उम्मीद करने की उसकी इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने बच्चे की देखभाल कर सके। मामा मामी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मामा नैना और उसके भाई बहनों को अपने बच्चे के जैसे प्यार करते थे। लेकिन मामी के अपनी गोद न भरने के कारण शायद किसी के प्रति प्यार की भावना पैदा ही नहीं हो पाई। शायद उसके मन में बच्चों को देखकर भी तृष्णा होती थी। न जाने क्या था, लेकिन उसने कभी भी बच्चों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा एक दूरी बनाए रखती थी। बच्चे भी इस बात को महसूस करते थे, उसे दूरी बनाकर रखते थे। नैना जानती थी कि मामी उसके आने से खुश नहीं है। ये अरेंजमेंट बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। आगे क्या करना है, यही सब सोचते सोचते वह अंदर तो आ गई। लेकिन मौका मिलते ही उसने मामा से कहा, मामा जी, आप मुझे कहीं पर काम पर लगाने की व्यवस्था कर दो। मामा ने कहा, बेटा अभी रात को तो व्यवस्था नहीं हो सकती, तू अभी आराम कर ले, जितनी जल्दी हो सके मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। नैना बोली, मामा जी अगर हो सके तो मुझे किसी दूसरे शहर में भिजवा दें, क्योंकि यहाँ रहूंगी तो चेतन आकर मुझे परेशान करता रहेगा और मैं उसे कुछ कह नहीं पाऊंगी। स्थिति में फालतू में रोज झगड़ा चलता रहेगा, जिसका असर अमन की जिंदगी पर भी पड़ेगा। मामा ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करता हूँ। उधर चेतन नशे में धुत पड़ा हुआ था। रात गुजरी, सुबह आई। सुबह मामा जी ने आसपास के अपने दोस्तों के साथ संपर्क किया। तभी उन्हें ख्याल आया कि उनका जो दोस्त बद्री बड़े शहर के एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था, उसने 2 दिन पहले ही उससे पूछा था कि अगर कोई अच्छा खाना बनाने वाली महिला हो तो वहाँ के डॉक्टर साहब को जरूरत है। उस समय मामा के मन में सबसे पहला ख्याल नैना का ही आया था। लेकिन नैना तो यहाँ रहती थी, छोटे बच्चे को लेकर वह कहाँ जाएगी, ये सोचकर उन्होंने पता करके बताऊंगा कहकर बात टाल दी थी। अभी जब नैना ने कहा तो उनके मन में सबसे पहले उसी का विचार आया। उन्होंने सुबह सुबह ही उसे फोन लगा दिया और पूछा, बद्री क्या तुम्हारे डॉक्टर को कुक मिल गई? तो उसने कहा कि नहीं, कुक तो नहीं मिली है, तुझे कोई मिली है क्या? मामा ने नैना की सारी बात कह सुनाई और कहा कि उसके रहने का इंतजाम भी हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। बद्री भी नैना से मिल चुका था। बद्री ने कहा, नैना तो घर की बच्ची है, रहने की व्यवस्था का मैं डॉक्टर साहब को पूछकर बताता हूँ। उनका बंगला तो बहुत बड़ा है, एक कमरे की व्यवस्था तो हो जानी चाहिए। फिर भी पूछ लेता हूँ, अगर वह हाँ कहेंगे तो मैं तुमको बताता हूँ।
मामा ने सहमत होकर हामी भर दी। उन्होंने नैना को फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं बताया। उधर चेतन सुबह उठा तो घर में ना तो नैना दिख रही थी और ना ही कोई सामान दिख रहा था। यहाँ तक कि अमन भी नहीं दिख रहा था। ये सब देखकर उसका माथा ठनका। उसे लगा ये जरूर घर से भाग गई है। उसने बची हुई दारू हलक में डाल ली। दारू पी लेने के बाद उसे लाला का ख्याल आया। उसने नैना को सामान भी दिया था। पक्का वही है। उसका दिमाग अब कहानी बनाने लगा था और उसका दिमाग खराब हो गया। वह सीधा लाला के यहाँ पहुंचा। लाला के पास उसने खूब हंगामा काटा और बोला, मेरी बीबी तेरे पास है क्या? कहाँ छुपा कर रखा है? उसको बाहर निकाल। लाला ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसने घर के अंदर तलाशी लेने की जिद कर दी। हंगामा बढ़ता देख लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी ने राय दे डाली, लाला तू इसको घर दिखा दे, नहीं होगी तो ये चला जाएगा। लाला ने सोचा कि चलो ये देख लेगा तो मामला खत्म हो जाएगा। वह 2-3 पड़ोसियों के साथ चेतन को अंदर देखने ले गया। अंदर नैना नहीं थी। लाला और पड़ोसियों ने सोचा कि शायद ये देखकर वह चला जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वह कहने लगा कि तूने उसे कहीं छुपा कर रखा है, जल्दी बता वरना मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। काफी देर तक लाला बर्दाश्त करता रहा। चेतन ने लाला का कॉलर पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। अब बात ज्यादा बढ़ गई थी। पड़ोसियों का दिमाग भी घूम चुका था। लाला कमीना था, डंडी भी मार लेता था, लेकिन मोहल्ले की किसी औरत को उसने कभी परेशान नहीं किया था। सब पड़ोसियों और लाला के नौकर ने मिलकर चेतन की कस की पिटाई कर दी। चेतन को जब उसकी खुराक मिल गई तो उसे होश और समझ दोनों आ गया और वह वापस अपने घर लौट गया। घर आकर उसने नैना के बचे खुचे सामान की तलाशी लेनी चालू कर दी। नैना 500 के नोट वाला लिफाफा हड़बड़ी में वहीं छोड़ गई थी। लिफाफा हाथ में लगते ही चेतन की आंखें चमक गईं, क्योंकि उसकी दारू का इंतजाम हो गया था। 500 का नोट लेकर वह भट्टी की ओर चल पड़ा। उसने कसकर शराब पी। जब शराब का नशा हावी हुआ तो उसके दिमाग में फिर नैना और लाला घूमने लगा। शराब के नशे में जब वह वापस लौट रहा था तो एक टेम्पो से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग 3 जगह से टूट गई। पुलिस ने उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर का नाम था गोपीनाथ बर्वे, शहर का विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ। उसकी उम्र लगभग 40-45 साल के आसपास रही होगी और उसकी पत्नी उससे 4 या 5 साल छोटी थी। उसे अर्थराइटिस की गंभीर समस्या थी। इतनी गंभीर समस्या थी कि उसे चलने फिरने में भी काफी तकलीफ होती थी और घर का काम कर पाना तो उसके लिए लगभग असंभव ही था। डॉक्टर की माताजी सारा काम कर दिया करती थीं, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण उनको भी अब तकलीफ होने लगी थी। इसलिए डॉक्टर साहब एक ऐसी सहायिका को देख रहे थे जो कुक का काम करने के साथ साथ बीबी और माँ की भी देखभाल कर ले। मामा जी का दोस्त बद्री उनके हॉस्पिटल में ही वार्ड बॉय था। उसने डॉक्टर से बात की और पूछा, डॉक्टर साहब आपने कुक के बारे में बात की थी, क्या वो आपको मिल गई? डॉक्टर ने कहा, नहीं बद्री, अभी तक नहीं मिली। तुम्हारी पहचान में कोई है क्या? उसने कहा, हाँ साहब, वह मेरे दोस्त की भांजी है। उसका आदमी शराबी है। उसने उसे घर से निकाल दिया है। उसके रहने की व्यवस्था भी हो जाए तो वह जरूर आ जाएगी। वह खाना तो बहुत बढ़िया बनाती है। मैंने कई बार खाया है पहले, पर कई घरों में कुक का काम भी कर चुकी है। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, रहने का क्या है, घर में कमरों की कमी तो नहीं है, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। बद्री ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, डॉक्टर साहब उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी है जो भी 4 महीने का ही है। ये सुनकर डॉक्टर को भी थोड़ी झिझक सी महसूस हुई। उसने कहा, मैं एक बार घर पर बात कर लेता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ। बद्री ने सारी बात मामा जी को बता दी। मामा थोड़े निराश हुए। उधर डॉक्टर साहब ने घर पर चर्चा की। पत्नी उर्मिला को आर्थराइटिस की समस्या शुरू से ही थी और उसकी वजह से डॉक्टरों ने उसे मां बनने से मना किया हुआ था। उर्मिला को लगा कि घर में बच्चा रहेगा तो कम से कम उसकी किलकारियां तो गूंजेंगी, उसी से संतोष कर लूंगी। फिर मन में ख्याल आया कि जवान महिला आएगी तो कुछ गड़बड़ ना होगी। फिर उसने उस विचार को मन से निकाल दिया। जब पत्नी सहमत हो गई तो डॉक्टर साहब ने इस बात को माता जी के सामने रखा। माँ थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल महिला थीं। उसने दुनिया देखी हुई थी। उसने कहा, बहू को जिस प्रकार की परेशानी है, तुमको एक कुक की जरूरत तो जिंदगी भर रहने वाली है। अगर बच्चे वाली होगी तो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करेगी
तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी तो नहीं? एक गरीब बच्चे का भला भी हो जाएगा, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी तुम कर देना, तो और ज़्यादा दिल से काम करेगी। कुल मिलाकर तीनों इस बात पर राजी हो गए कि उस कुक को घर में रखा जा सकता है और उसके बच्चे के साथ रहने पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ ने फोन करके तुरंत बद्री को कहा, बद्री, उसके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तुम उसे बुलवा लो। बद्री ने तुरंत फोन करके मामा जी को बताया। मामा जी इसे सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने नैना को सारी बात बता दी। नैना के लिए ये लॉटरी लगने जैसी वाली बात थी। वह चेतन के साथ रहने का विचार अपने मन से पूरी तरह से निकाल चुकी थी। उसे जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। वह चाहती थी कि ये शुरुआत इस शहर में ना होकर किसी दूसरे शहर में हो, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता हो, जहाँ उसका अतीत उसका पीछा ना करे, जहाँ चेतन उसका पीछा ना करे। ये ऑफर उसके लिए बहुत अच्छा था। उसने सहमति जता दी। मामा ने मामी को जब इस बात की सूचना दी तो मामी भी प्रसन्न हो गईं कि चलो बला टली। उसने कहा, आप तुरंत उसे लेकर बड़े शहर चले जाओ, कहीं दूसरा कोई नौकरी पर लग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मामा जी मामी की बात का मतलब समझ रहे थे, लेकिन लेकर तो उनको जाना ही था। तो वह उसी दिन शाम को गाड़ी पकड़कर बड़े शहर की ओर चले गए, जहां बद्री ने उनका स्वागत किया। शाम हो गई थी, इसलिए वह मामा जी और नैना को अपने घर लेकर गए। बद्री की पत्नी सज्जन महिला थी। उसने सबको खाना खिलाया, अमन को दूध पिलाया और उनके सोने वगैरह की व्यवस्था कर दी। वह भी डॉक्टर साहब से मिल चुकी थी। बातचीत के दौरान नैना ने उनको अपनी सारी कहानी कह सुनाई। पूरी कहानी सुन लेने के बाद बद्री की पत्नी की आंखों से भी आंसू आ गए। उसने नैना को ढांढस बंधाया। उसने नैना को बताया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी पत्नी बीमार रहती हैं तो घर का सारा खाने पीने का जिम्मा माँ के हाथ में था, लेकिन अब वह भी बीमार होने लगी हैं। उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए डॉक्टर साहब को ढूंढ रहे हैं। अच्छे खानदानी डॉक्टर हैं, परिवार भी बहुत अच्छा है, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है। तुम वहाँ पर खुश रहोगी और बच्चा भी तुम्हारा आराम से पल जाएगा। अगले दिन सुबह बद्री मामा जी, नैना और अमन को लेकर डॉक्टर साहब के घर पहुँचे। उस समय डॉक्टर साहब क्लिनिक जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने नैना को देखा तो उसको देखते ही रह गए। उन्होंने कुक के रूप में किसी सामान्य रूप रंग वाली महिला की उम्मीद की थी, लेकिन नैना तो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। वे उसे देख अवाक खड़े रह गए थे। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें नैना किसी एंगल से कुक नहीं लग रही थी। गोरी चिट्टी सलीकेदार ढंग से पहनी हुई साड़ी एक बार में देखने पर किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती थी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर उन्होंने बद्री को कहा, देखो बद्री, अंदर मैडम हैं, उनसे मिलवा दो। बद्री का आना जाना घर में था तो वह नैना और मामा जी को लेकर मैडम से मिलवाने के लिए चला गया। डॉक्टर की पत्नी और उसकी माँ दोनों को नैना पसंद आ गई। खाना साफ सुथरा बने, ये सभी की इच्छा होती है, और अगर उसे बनाने वाला थोड़ा साफ सुथरा और सुंदर भी हो तो फिर तो कहना ही क्या। बातचीत हो गई और नैना को फाइनल कर दिया गया। नैना के रहने के लिए कमरे की व्यवस्था भी हो चुकी थी। अब वह एक तरह से निश्चिंत हो गई थी। उसे तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती थी और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कुल मिलाकर 3 ही लोग थे। 3 लोगों का खाना बनाना तो नैना जैसे कुशल कुक के लिए बाएं हाथ का खेल था। हफ्ते 10 दिन में वह उनके हिसाब से खाना बनाना भी सीख गई थी। उसने नई नई चीज़ें बनाकर उनको खिलाकर खुश कर दिया था। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब और परिवार जिस तरह की कुक चाहते थे, ठीक वैसी उनको मिल गई थी। पत्नी भी खुश थी, माँ भी खुश थी और डॉक्टर साहब तो खुश थे ही। नैना के लिए डॉक्टर साहब और उनका परिवार किसी देवदूत से कम नहीं था, क्योंकि जिंदगी के जिस मुकाम पर पहुंच चुकी थी वहां पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में डॉक्टर के यहाँ काम के रूप में उसे एक बड़ा सहारा मिल गया था और वह इसके लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद करती थी। नैना को वहाँ लगभग 4-6 महीने हो चुके थे। नैना कभी कभी बद्री चाचा से मिल लेती थी और मामा को भी कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी। बाकी घर वालों को मामा के द्वारा ही समाचार मिलता था कि नैना ठीक है। नैना की माँ काफ़ी परेशान थी, इसलिए मामा ने उसके बारे में सब कुछ नैना की माँ को बता दिया था और वह भी उसके कुशल क्षेम जानकर निश्चिंत हो गई थी। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों के सुरक्षित होने की जानकारी प्राप्त होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तभी तो वे अपने बच्चों के स्कूल जाने पर या बाहर जाने पर बार बार दरवाजे की ओर देखती रहती हैं, गेट पर निकलकर दाएं बाएं देखती हैं।
कहाँ रह गया या कहाँ रह गई। नैना की माँ भी वैसी ही थीं और उसे नैना के अच्छे जगह पर काम पर लग जाने और सुरक्षित हो जाने की जानकारी मिल जाने से वह निश्चिंत भी हुई। घर के काम के साथ साथ नैना और भी कई चीजें करने लग गई। वह जरूरत पड़ने पर माँ जी के पैर की मालिश भी कर दिया करती, कभी कभी नाखून काटने या नहलाने में मदद कर दिया करती। माँ जी की उम्र हो चुकी थी और उसे इस प्रकार से किसी भी सहायता आज तक नहीं मिली थी, इसलिए वह भी हृदय से नैना को आशीर्वाद देती और उसके साथ साथ उसके सुखद भविष्य के लिए कामना भी करती। नैना जैसी सुंदर और प्यारी सी थी, उसका बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही गोल-मटोल, मासूम और सुंदर सा था। वह भी उन दोनों को भा गया। वह घर बच्चों की किलकारी के लिए कई सालों से तरस रहा था। हर प्रकार की धन और सुख सुविधा से संपन्न होने के बावजूद डॉक्टर की पत्नी बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी, या यूं कहिए कि उसकी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर नहीं चाहता था कि विकलांग बच्चे का जन्म हो। गंभीर आर्थराइटिस की समस्या से जूझना क्या होता है, वह अपनी पत्नी को देखकर समझ चुका था। वह वैसा ही भविष्य अपने बच्चे को नहीं देना चाहता था। उसने इस बाबत पत्नी से चर्चा भी की थी और वह भी इस बात से सहमत थी। गायनाकोलॉजिस्ट ने भी सलाह दी थी कि वह अगर बच्चा ना करे तो ही बेहतर होगा। प्रसव के दौरान कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बच्चे का विचार कैंसिल कर दिया था। माँ जी की बड़ी इच्छा थी कि घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, लेकिन जैसी परिस्थितियां थीं उसमें बच्चे का जन्म लेना संभव नहीं था। डॉक्टर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह नहीं चाहता था कि वह उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश हो जाए और इसीलिए उसने उसे तलाक देकर दूसरी शादी करने के माँ के प्रस्ताव को सख्ती से नामंजूर कर दिया था। ऐसा आमतौर पर लोग करते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर की इस विशाल हृदयता के कारण उसकी पत्नी हृदय से उसकी आभारी थी। वह उसका भरपूर ख्याल भी रखता था। शादी को काफी साल हो चुके थे। तन्हाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, उन दोनों को भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन व्यवस्था सब कुछ करा देती है। नैना के और उसके बच्चे के आगमन के साथ घर में किलकारियां गूंजने लगी थीं। नैना ने अपने व्यवहार और भोजन से घर वालों का दिल जीत लिया था। अब वह परिवार के एक सदस्य की तरह हो गई थी। डॉक्टर की पत्नी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी थी। माँ जी शुरू में तो थोड़ी स्टिक रहीं, क्योंकि उनका ये मानना था कि नौकरों के साथ ज़्यादा करीबी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे नैना के अच्छे व्यवहार को देखते हुए वह भी उसे पसंद करने लगी थीं। लगभग साल भर का समय बीत चुका था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अमन भी अब ठुमक ठुमक कर चलना प्रारंभ कर चुका था। कोई भी बच्चा जब घर में होता है तो घर में स्वाभाविक रूप से हलचल भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब भी बहुत खुश थे। अमन घर के बच्चे की तरह ही बड़ा हो रहा था। नैना भी खुश थी कि आखिरकार उसकी जिंदगी को स्थिरता मिल गई है। कभी कभी वह चेतन के बारे में सोचा करती थी, वह कैसा होगा। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर किसी तरह से चेतन को उसकी खबर लग गई तो फिर यहाँ आकर उसे परेशान करना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद उसके लिए दिक्कतें चालू हो जाएंगी। मामा जी को उसने सख्त निर्देश दिए हुए थे कि वह किसी भी हालत में ये नहीं बताएंगे कि वह किस शहर में गई है। चेतन 2-2.5 महीने तक बिस्तर में पड़े रहने और इलाज के बाद चलने लायक हो गया था। माँ जी ने भी काफी कोशिश की, लेकिन उसे भी नैना का पता नहीं चल पाया। उसने चेतन से सारी बात पता करी। बिमला आंटी ने भी उन्हें चेतन की हरकतों के बारे में बताया। उसे ये समझ में आ गया कि मेरा लड़का ही खोटा सिक्का है और उसके साथ ऐसी सुलक्षणा बहू का रहना संभव नहीं है। उसे अपने पोते अमन की याद आती थी। उसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, उसे जन्म लेते हुए देखा था, बड़ा होते हुए देखा था, तो उसका एक अपना अलग ही स्थान उसके दिल में था। वैसे भी कहा जाता है कि मूल से सूत ज्यादा प्यारा होता है। वह स्थिति भी थी। उसकी कई बार इच्छा होती कि वह काश उसके पास होता, वह उसे अपनी गोद में उठा पाती, उसकी मासूम बातों को सुन पाती, उसके साथ हंसी ठिठोली कर पाती, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं था। समय आगे बढ़ता जा रहा था। चेतन अब अपने काम पर वापस जाने लगा था। इलाज पर काफी पैसे खर्च हो चुके थे।
आर्थिक स्थिति फिर एक बार लड़खड़ा चुकी थी। चेतन को एहसास हो गया था कि शराब का नशा उसे बर्बाद कर रहा है। 2 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से भी उसे दारू नहीं मिल पाई थी और धीरे धीरे वह दारू से थोड़ा सा अलग हो चुका था। उसने वापस फैक्ट्री ज्वाइन की और काम चालू कर दिया। चेतन को लगने लगा कि नैना जब थी तब बढ़िया था, घर का खर्चा भी निकल जाता था, दारू पीने के पैसे भी मिल जाते थे। अब वह सोचने लगा कि किसी प्रकार से अगर वह वापस आ जाए तो मजा आ जाए। उसने नैना को ढूंढने की काफी कोशिश की। नैना ने मामा जी के अलावा किसी से संपर्क करना ही बंद कर दिया था। उसका फोन नंबर भी चेंज हो चुका था, इसलिए वह चाहकर भी पता नहीं कर पाया कि नैना कहाँ गई है। 4-6 महीने तक उसने कोशिश की और उसके बाद निराश हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली। इस बार जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वह भी थोड़ी तेज थी। कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। जब आर्थिक स्थिति थोड़ी संभली तो चेतन ने दोबारा से शराब पीना चालू कर दिया। ये देखकर उसकी पत्नी शांति ने उसे रोकने की कोशिश की। जब चेतन ने उसे 2 झापड़ खींचकर मार दिए, उसे लगा कि वह भी नैना की तरह शांत हो जाएगी और मेरी मनमर्जी करने देगी। लेकिन जैसा ही प्रकृति का नियम है और कहा जाता है कर्मा रिटर्न्स, वही स्थिति यहाँ पर होने वाली थी। शांति ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद शांति का दिमाग खराब हो गया। दारू पीने के बाद ऐसे भी आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका तो पैर भी टूटा हुआ था, तो चेतन भी लड़खड़ाते हुए उससे गाली गलौज कर रहा था। जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो शांति ने चेतन के ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी। 10-15 थप्पड़ खाने के बाद चेतन को समझ में आ गया कि ये मारपीट से संभलने वाली नहीं है। उसने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया। शांति की समझ में आ गया था कि ये लातों का भूत है और बातों से नहीं मानेगा। शांति वहीं पर नहीं रुकी। थप्पड़ों से सेवा करने के बाद उसने झाड़ू उठा ली और तबीयत से मरम्मत की। चेतन शांत होकर माफी मांगने लगा तो वह भी शांत हो गई। शांति को लगा कि संभव है कि इस बात से अब आगे ऐसी परिस्थिति नहीं खड़ी होगी और वह शराब पीकर नहीं आएगा। लेकिन नशा एक ऐसी चीज होती है जो आसानी से छूटती नहीं। उधर चेतन के मन में था कि इसने, मेरी औरत ने मुझे कैसे मार दिया। अगले दिन पीने के बाद शराबी दोस्तों के बीच ये उसके मुंह से निकल गया। सबने उसे चढ़ाया और कहा, औरत को दबा कर रख, नहीं तो वह भी पहली वाली की जैसी भाग जाएगी। ये सुनकर उसका दिमाग और खराब हो गया। शराब पीकर घर आने के बाद उसने फिर से शांति से गाली गलौज आरंभ कर दी। इस बार शांति पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उसने एक बढ़िया लठ तैयार करके रखा हुआ था। शांति ने उसकी खूब मरम्मत की। ऐसी मरम्मत उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी। उसने उसे इस तरह कूटा जैसे अदरक को कूटनी में कूटा जाता है। चेतन के होश फाख्ता हो गए। चेतन की समझ में आ गया कि ये नैना नहीं है। शांति ने इस बात को चेतन को बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया। उसके बाद उसे कैंची फांस में फंसाकर मरोड़ा और गर्दन पकड़कर धमकी भी दे दी, कल से अगर दारू पीकर घर में घुसा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। शांति का बाप पहलवान था और उसके घर में अखाड़ा था। शांति बचपन से ही उसी माहौल में पली बड़ी थी। अखाड़े के दांव पेंच कुश्ती सब उसके लिए आसान खेल था। चेतन जैसे 2 पसली के आदमी को तो वह कभी भी धो भी पछाड़ दे सकती थी। उसने चेतन को ये एहसास करा दिया कि वह उसके नियंत्रण में आने वाली नहीं है। साथ ही स्पष्ट करा दिया कि उसे शांति के हिसाब से ही रहना होगा। आने वाले समय में हुआ भी वैसा ही। चेतन कभी इस बात को भूल जाता कि शांति उसे ही मार सकती है या शराब के नशे में उससे कोई भी गलत हरकत करता तो शांति उसका दोगुना और करारा जवाब देती। इसलिए चेतन धीरे धीरे उससे झगड़ा करना छोड़ चुका था। 1-2 बार तो उसने चेतन के शराबी दोस्तों की भी क्लास ले डाली थी। जब वे नहीं माने तो उसने अपने बाप के पास खबर भेज दी और उसके बाद पहलवान बाप ने अपने चेलों को उनके इलाज के लिए भेज दिया था। चेलों ने सबका इतना बढ़िया इलाज किया कि वह चेतन के नाम से ही डर कर भागने लगे। कुल मिलाकर माहौल ऐसा बन गया कि अगर किसी ने चेतन को दारू पिलाया तो उसका हाथ पैर टूटना लगभग तय हो गया था। इसके चलते चेतन की दारू छूट गई। समय बीता, शांति गर्भवती हो गई। समय आने पर वह भी माँ जी के पास चली गई। वहाँ उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया चंचल। फैक्ट्री में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं हो रही थी और फैक्ट्री वाले भी उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। उन्होंने एक दिन चेतन को नौकरी से निकाल दिया। अब चेतन भी गाँव आ गया था।
पत्नी, बच्ची और माँ के साथ वह गांव में ही रहने लगा था और खेती किसानी करके अपना काम चला रहा था। उसकी अकल हवा हो चुकी थी। एक आध बार उसने माँ की उपस्थिति में शांति पर हाथ आजमाइश करने की कोशिश की, लेकिन शांति ने माँ जी का भी लिहाज नहीं किया और उसे उनके सामने ही तबीयत से कूट दिया। माँ जी बीच बचाव करने भी नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि ये इसी के लायक है जिसने नैना जैसी सुलक्षणा पत्नी को छोड़ दिया। वह इसी प्रकार लात घूंसों का ही हकदार हो सकता है। माँ जी को थोड़ी खुशी भी हुई कि उसके बेटे को संभालने वाली बीबी उसे मिल गई है, लेकिन अभी भी उसे नैना और अमन की याद आती रहती थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।